अब बच्चों हम तृतीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम हिंदी उपन्यास के विकास क्रम के 2 चरणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो जो तीसरा चरण है हिंदी उपन्यास के विकास का, वह प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास का ये जो युग है, उसमें प्रेमचंद जी के अलावा किन और उपन्यास लेखकों ने अपना योगदान दिया, उस पर हम पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं और फिर हम इस काल के उपन्यासकारों की और उनके उपन्यासों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो प्रेमचंद जो युग के उपन्यास थे या प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे, वह है रूठी रानी, वरदान, प्रेमा, और उसके बाद इसी क्रम में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और गोदान आदि उपन्यास। इनमें से आप लोगों ने कुछ उपन्यास के बारे में सुना होगा और कुछ को हो सकता है आपने अपने अध्ययन भी किया हो, जैसे गोदान, जिसमें जमींदार और ग्रामीण और शहरी जीवन का चित्रण एक साथ चला है और उन चरित्रों को उन्होंने किस तरह से बहुत सरलता से बताया है, ये है गोदान। और ये एक मार्मिक और भावनात्मक इसका अंत है कि किस तरह से एक जो इसका प्रमुख पात्र है, वो अपने गरीबी के अभाव या आर्थिक संघर्षों से जूझता हुआ किस तरह से जमींदार की खुशामद करता है और अंत में कैसे भरी धूप में सड़क पर दम तोड़ देता है। इसी क्रम में हम जयशंकर प्रसाद जी को देखेंगे। उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास रचे। यहाँ इरावती उनका उपन्यास अधूरा रह गया था, वह इसे पूर्ण नहीं कर पाए थे। और प्रेमचंद युग में विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने जो उपन्यास लिखकर अपना साहित्य को योगदान दिया, वह उनके नाम है माँ, भिकारिन, संघर्ष। और पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचे उपन्यासों के नाम हैं घंटा, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, फागुन के दिन 4 आदि उपन्यास। तथा भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने जो उपन्यास लिखे हैं, वह हैं प्रेम पंथ, मीठी चुटकी, त्यागमयी, पतिता की साधना, पिपासा, दो बहनें, पतवार, चंदन और पानी। तो इसी क्रम में हम अंतिम जो उपन्यासकार हैं जो प्रेमचंद युग में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनके नाम से भी परिचित हैं। ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। यह छायावाद के 4 आधार स्तंभों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने अप्सरा, अलका, निरुपमा, चतुरी चमार नामक उपन्यासों की रचना की थी। कुछ अन्य उपन्यासकारों का नाम उल्लेख करना यहाँ उचित रहेगा, जिन्होंने प्रेमचंद युग में अपना योगदान दिया था। उनके नाम देवनारायण, रामनाथ पांडे, रमाकांत त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, अवध उपाध्याय आदि हैं। तो यहाँ पर हम प्रेमचंद युग के उपन्यासों की कुछ विशेषताओं के बारे में भी जान लें कि उनके उपन्यासों में क्या-क्या विशेषताएं थीं, क्योंकि हर युग के उपन्यासकारों की या उनके द्वारा रचित उपन्यासों की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, जिससे उस युग को या उस विकास के उस क्रम में हम उसको अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। तो प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषताओं के बारे में हम देखना या बताना प्रारंभ करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद को आप भली भांति जानते होंगे और प्रेमचंद जी का जो नाम है वह आप सभी अच्छी तरह से इसलिए भी जानते होंगे कि स्कूल शिक्षा के दौरान आपने ज़रूर उनकी कोई ना कोई लिखी कहानी पढ़ी होगी। तो इस तरह उनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास जो हैं वो बहुत ही सरल, सहज और जन सामान्य के हृदय के करीब उनकी कहानियों के उपन्यासों के विषय होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद युग वह युग है जिसमें प्रेमचंद जी का लेखन था वो सर्वोपरि था। उनके लेखन को जो था वो सबसे ऊपर रखा जाता है और उसका महत्व इसलिए भी है कि साहित्य जो होता है वही चिरजीवी होता है जो समय काल परिस्थिति में अपनी पहचान नहीं खोता है या जो प्रासंगिकता बनाए रखता है। तो हम प्रेमचंद जी के बारे में ये और स्पष्ट करेंगे
कि सबसे पहले उन्होंने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था और तत्पश्चात उन्होंने हिंदी में लेखन प्रारंभ किया। और उसमें उनकी रूठी रानी, प्रेमा, वरदान और जो गोदान है, इस तरह के रंगभूमि है, कर्मभूमि आदि उपन्यास जो हैं वो सामने आते हैं। और इसके बाद उन्होंने उनकी लेखनी ने गति पकड़ी और हिंदी साहित्य को उन्होंने कायाकल्प, निर्मला, गोदान जैसे श्रेष्ठ उपन्यास दिए। अब आगे हम प्रेमचंद जी के पश्चात जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में यथार्थ के साथ साथ भारतीय समाज का विश्वसनीय और ईमानदार चित्र जो है वो उसके दर्शन होते हैं या प्रस्तुत किया गया था। जयशंकर प्रसाद द्वारा तीसरा उपन्यास जो ऐतिहासिक कथावस्तु को ध्यान में रखकर लिखा गया था, अधूरा रह गया था, वह इसे पूर्ण नहीं कर पाए थे। और निराला ने जो उपन्यास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उसमें उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उससे भी प्रेमचंद युग के साहित्य को समृद्धि मिली या बढ़ावा मिला। अन्य उपन्यास लेखकों में हम देवनारायण, रामनाथ पांडे, अवध उपाध्याय आदि के योगदान को भी नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने साहित्य को, यह प्रेमचंद युग के साहित्य को पुष्ट किया। तो प्रेमचंद युग में जो लेखकों ने या उपन्यासकारों ने साहित्य रचना की या उपन्यास रचना की, उसके मुख्य विषय के रूप में हम सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कथा सूत्रों को आधार बनाया या उनके ध्यान में रखकर अपने साहित्य की रचना की। इस काल में प्रेमचंद जी ने उपन्यासों को नया मोड़ दिया और विश्वनाथ त्रिपाठी ने सत्य ही कहा है प्रेमचंद जी के विषय में कि हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के आगमन से एक नवीन अध्याय प्रारंभ होता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है और समझने को भी मिलता है। क्योंकि कोई भी युग या कोई भी काल अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों के बिना अधूरा रहता है और उनकी ही एक तरह से कहना चाहिए उपस्थिति में साहित्य को ईमानदारी से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो प्रेमचंद जी ने नारी जीवन, अपने जो उपन्यास लिखे या जो कहानियाँ लिखी, उसमें नारी जीवन की विविध समस्याओं जैसे विधवा विवाह समस्या या वैश्य समस्या, दहेज की, बहु विवाह की, अनमेल विवाह की या बाल विवाह आदि की जो समस्याएं थीं, उनको अपने उपन्यासों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया और चिंतन करने के लिए एक कहना चाहिए प्लेटफॉर्म दिया। इस तरह उपन्यासों के विकास क्रम में हम देखते हैं कि तीसरा चरण अर्थात प्रेमचंद युगीन उपन्यासों का जो योगदान है वह मील का पत्थर साबित होता है। और प्रेमचंद युग के साथ साथ जो अन्य उपन्यासकार जिनका हमने नाम लिया है और उनके उपन्यासों के बारे में चर्चा की है, वह सब मिलकर इस युग में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को गति प्रदान करने में सफल होते हैं। अब यहाँ पर हम जो उपन्यास के विकास क्रम के आगे के क्रमों पर भी दृष्टि डालना चाहेंगे और वो उस क्रम में हम चतुर्थ चरण पर आते हैं। तो वह जो चतुर्थ चरण है या चौथा चरण है वह प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रेमचंद के पश्चात के युग। तो इस चतुर्थ चरण में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे और आपको भी बताना चाहेंगे कि इस युग में उपन्यासकार कौन थे और उनके उपन्यासों के ने और या उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे जो कि इस विकास क्रम को आगे बढ़ाते हैं या गति देते हैं। तो इसमें हम वृंदावन लाल वर्मा के बारे में बात करेंगे। उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वह हैं गढ़ कुंडार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अमरबेल, मृगनयनी आदि। चतुर्सेन शास्त्री के नाम से भी आप सब परिचित होंगे कि उनके द्वारा लिखे उपन्यास थे अमर अभिलाषा, वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ आदि। इलाचंद जोशी ने सन्यासी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी उपन्यास लिखकर इस युग को और ज़्यादा गति प्रदान दी। भगवती चरण शर्मा का जो प्रसिद्ध उपन्यास है भूले बिसरे चित्र,
जिससे आप भली-भांति परिचित होंगे। उसी क्रम में उन्होंने सीधी सच्ची बातें, चित्रलेखा आदि उपन्यास रचे। यशपाल और जैनेंद्र के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके योगदान को हम नहीं भुला सकते। तो यशपाल जी ने दिव्या, अमीता, झूठा सच उपन्यासों की रचना की। और जैनेंद्र कुमार जी ने जो उपन्यास लिखे थे, उसमें जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं सुनीता और त्यागपत्र, तथा अज्ञे जो कि प्रयोगवादी कवि के रूप में अपनी पहचान सब या मिट छाप हम पर छोड़ चुके हैं। तो अज्ञे यानी उन्होंने जो उपन्यास लिखे, उसमें प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी। तो यह तो हम प्रमुख उपन्यास और उनके द्वारा रचित उपन्यासों के बारे में या उपन्यासकारों और उनके उपन्यास के बारे में बात की। इसमें कुछ अन्य उपन्यासकारों ने भी योगदान दिया है, जैसे छविनाथ पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी, नगेंद्र और रामेश्वर शुक्ल, अंचल आदि। तो हम यहाँ पर प्रेमचंद युग के पश्चात जो उपन्यास लिखे गए, उनमें भी कुछ विशेषताएं रही थी, जो कि उन्हें अन्य उपन्यास के विकास क्रम से अलग पहचान दिलाती हैं। तो हम यहाँ प्रेमचंद के पश्चात के युग की विशेषताओं के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि इस युग की क्या विशेषताएं थी। तो इस युग में जो उपन्यास लिखे गए, उनमें विषय विस्तार अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है। इस युग में वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक युग के प्रसिद्ध कथानकों का चयन करके उपन्यासों की रचना की। इलाचंद जोशी ने अपने विषय का आधार मनोविज्ञान बनाया। यशपाल जी ने ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को अपना आधार बनाकर उपन्यास लिखे। और जो जैनेंद्र कुमार थे, प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक विषय पर आधारित उपन्यासों की रचना की। तो बच्चों, कुल मिलाकर प्रेमचंद के पश्चात युग के उपन्यासों के शैल्पिक विशेषताओं को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इस युग में कथानक विस्तार कम हुआ और चरित्रों के स्थूल चित्रण के स्थान पर गहन विश्लेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला या उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस युग के लेखन की यह भी खासियत रही या विशेषता कि इन लेखकों ने पुरातन परंपराओं के प्रति विद्रोह की भावना उभर कर सामने आई। तो जो परंपराएं चली आ रही थी, जो कि समाज में एक तरह से रूढ़िवादिता को ज़्यादा स्थान मिलता था पहले की रचनाओं में, इन्होंने उसका विरोध किया और आदर्श और नैतिकता के स्थान पर जो भौतिकवादी दर्शन का प्रभाव इस समय के उपन्यासकारों के साहित्य में परिलक्षित होता है। इतना ही नहीं, अन्य भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को भावुकता के रंग महल से निकालकर वैचारिकता के धरातल पर प्रस्तुत किया। अर्थात भावना जो है उसके स्थान पर जो विचारों को ज़्यादा महत्व या बल मिला गया। तो एक अन्य प्रमुख देन इस युग की यह भी रही है कि आंचलिकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। तो आंचलिकता के बारे में आप सब जानते हैं, किसी अंचल विशेष पर आधारित वहाँ की क्या एक तरह रहन सहन, वेशभूषा आदि पर आधारित साहित्य रचना में अंचल की जो है पहचान ज़्यादा दिखाई देती है। तो प्रेमचंदोत्तर युग जो उपन्यास थे, उन्होंने एक साहित्य में या उपन्यास के क्षेत्र में एक नई दिशा और एक नई शैली की ओर बढ़ाया गया या बढ़ावा देखने को मिलता है। इस तरह हम अब तक हिंदी उपन्यास के विकास के 4 चरणों को समझ चुके हैं, या आप भी जान गए होंगे कि कैसे क्रमशः विकास हुआ, कैसे विभिन्न उपन्यासकारों ने योगदान दिया। और यदि इस सब को पढ़ने और समझने के बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंका का निदान कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 चरणों के बारे में हमने अब तक चर्चा की है, और अगले 2 चरण और हैं विकास के, जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे कि वह चरण है क्रमशः पंचम और षष्ठम चरण। तो अब तब तक आप इस जो दिए गए आपको मैटर है, उस पर आप अध्ययन मनन करिए और अगले व्याख्यान में हम आपसे मिलते हैं।